प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान सुधा सक्सेस साथी के मंच पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आपके कहे अनुसार ही मैं संविधान का विकास कैसे हुआ, तो संवैधानिक विकास के संदर्भ में जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर आपके सामने आई हूँ। संवैधानिक पृष्ठभूमि के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक कहा जाता है। आज हम भारत में जिस राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं को देखते हैं वह विकास की एक लंबी यात्रा का ही फल है और स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में भारत में जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, यह औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए जो संघर्ष थे उसी का परिणाम है। भारतीय संविधान और संसद आदि राजनीतिक संस्थाएं जिससे भारत के शासन का संचालन होता है, ये सभी ब्रिटिश साम्राज्य की ही देन रही है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे और महारानी एलिजाबेथ जो थीं वो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने आई थी। उसने 1765 में 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो अधिकार थे वो प्राप्त कर लिए थे, अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार। तो उसके अंदर भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आप जानते ही हैं कि 1858 में सिपाही विद्रोह, जिसको हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, वह हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो ताज है उसने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। तो यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप में जारी रहा था। स्वतंत्रता मिलने के बाद के साथ ही भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता महसूस हुई और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान देश में लागू हुआ, जिसके निर्माण की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान एवं विधायी संस्थाओं का उद्भव एवं विकास लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा हुआ है। इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के लिए किए गए अनेक संघर्ष और ब्रिटिश शासकों के द्वारा रुक कर धीरे धीरे और छोटे छोटे टुकड़ों में जो संवैधानिक सुधार किए उसके द्वारा हुआ था। इन ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों के लिए समय समय पर जो नियम और अधिनियम बनाए गए उसका विवरण हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के शासन 1773 से लेकर 1958 तक जो संवैधानिक सुधारों की बात ब्रिटिश सरकार ने की थी, उसमें जो महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं। हम 1773 से लेकर 1858 तक का जो शासन है उसको कौन सा युग कहते हैं? कंपनी का शासन कहलाता है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया था, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम और महत्वपूर्ण है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1773 से लेकर 1858 तक ये चारों एक्ट ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दिए गए। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। देखिए, ये जो एक्ट है यह एक लिखित संविधान सबसे पहले इसके द्वारा जनता के सम्मुख लाया गया था और यह संवैधानिक दृष्टि से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पहला कदम उठाया था वह कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। हम फिर भी इसकी विशेषताएं कुछ डिटेल में देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर कहते थे, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर, ये जनरल शब्द कब लगाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले ये जनरल शब्द लगाया गया था और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
सबसे पहले अगर हम देखें तो गवर्नर कौन थे हमारे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी गई थी, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे वो कौन थे, एकदम अलग अलग हुआ करते थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोई भी भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत प्राप्त नहीं करेगा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण था उसको सशक्त कर दिया गया था, और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना भी आवश्यक कर दिया गया था। तो यह था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। उसके बाद जो दूसरा एक्ट आता है वह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध इसमें प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील की जा सकती थी। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 था, उसमें भी कुछ कमियां थी, और उस कमियों को दूर करने के लिए पहले तो 1781 में एक एक्ट लाया गया जिसको संशोधित अधिनियम कहते हैं, जो 1773 को संशोधित करा था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1784 और 1773 के बीच में एक एक्ट और है जिसको जो 1781 में लाया गया था, और वह एक्ट कहलाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद ये महत्वपूर्ण अधिनियम अस्तित्व में आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया, है ना। कि कंपनी व्यापारिक मामलों में तो अधीक्षण की अनुमति थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए एक इन्होंने निकाय का गठन कर दिया। और इस प्रकार आप ये देखिए 2 प्रकार के शासन हो गए, और इस प्रकार वहाँ पर भी इन्होंने इस जो एक्ट था इसके माध्यम से, पिट्स इंडिया कंपनी के जो एक्ट के माध्यम से इन्होंने जो द्वैध शासन की जो शुरुआत थी वो यहीं से कर दी थी। नियंत्रण बोर्ड को ये शक्तियाँ दी थी कि ये ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। देखिए, ये 2 कारणों से भी महत्वपूर्ण था। पहला तो क्या था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र आया था वो उस पर किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश का अधिकार हो गया, इसलिए उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर भी पूरा नियंत्रण दे दिया गया था। तो इस कारण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और भारत में आप ये देखिए कि अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है वे भी संवैधानिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद जो एक्ट आता है आपका 1800 इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो 1833 का एक्ट है, और यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में एक प्रकार से निर्णायक कदम रहा है। 1833 के इस एक्ट में बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, पहले वाले में तो सबको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, और इसमें बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। सारे अधिकार बंगाल के गवर्नर को दे दिए गए थे ना, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के सीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। उसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, और नए कानून के तहत जो कानून बनाए गए थे उनको क्या कहा गया, एक्ट या अधिनियम कहा गया था, है ना। तो 1833 के एक्ट द्वारा चीन से व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार भी खत्म कर दिया गया था, तथा अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की शक्ति जो है वो पूर्णतः प्रदान कर दी गई थी। चाय के व्यापार का एकाधिकार भी इसी में समाप्त किया गया था, और इस एक्ट के द्वारा सरकारी सेवाओं के लिए योग्यताओं का भी निर्धारण कर दिया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में दी जाने वाली जो गतिविधियाँ थी वो सब समाप्त कर दी गई, और अधिनियम में सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू कर दिया गया,
जिसमें भारतीयों को भी किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि इस अधिनियम में ये तो कहा गया था कि रोजगार को हासिल करने में वंचित नहीं किया जाता। हालांकि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को वहीं पर समाप्त करना पड़ा, है ना। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को किसी भी पद पर, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई थी, है ना। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, इसका विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह भारतीयों को किसी भी उच्च पद पर नहीं लाना चाहते थे। इसी के साथ आप देखिए कि 1853 का चार्टर एक्ट आया और 1853 का जो चार्टर एक्ट था वह संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया था और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति बनाई गई थी, जिसको मेकाले समिति के नाम से जाना जाता है, और इसमें कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहने का अधिकार दिया गया। इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा, है ना। इसके अंदर 6 सदस्य थे। आगरा की स्थानीय प्रांतों के द्वारा किया जाना था, मतलब 6 सदस्य का प्रतिनिधित्व था इसके अंदर। उसमें से भी 4 बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से लिए जाने का इन्होंने बात कही। तो आप ये देखिए कि ये जो आज हमने डिस्कस किया है, ये संवैधानिक पृष्ठभूमि के अंदर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें केवल कंपनी के शासन को हमने लिया है कि 1773 से लेकर 1858 तक जो कंपनी का शासन चला था, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर 1858 से लेकर 1947 तक का शासन, जिसे हम ताज का शासन कहते हैं, ये एक शासन था 58 तक का कंपनी का शासन, जिसमें ये एक्ट आए हैं। और आगे हम देखेंगे ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक चलेगा। मैं आशा करती हूँ कि इसके अंदर से कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कि उनको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और इसके जो क्वेश्चन हैं मैं आपको अगले वीडियो के अंदर भेजूँगी।